हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है सोफी का संसार। इसमें सोफी नाम की एक लड़की है और उनके पिता उसको पत्रों के माध्यम से फिलोसफी समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और देखते हैं लेखक के विचार। हम उसका वर्णन एक सांस्कृतिक दार्शनिक के तौर पर कर सकते हैं। फ्रायड का जन्म 1856 में हुआ था और उसने वियना विश्वविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया था। उसने अपने जीवन का बड़ा भाग वियना में बिताया। उन दिनों वहाँ का सांस्कृतिक जीवन फल फूल रहा था। उसने न्यूरोलॉजी में काफी पहले विशिष्टता प्राप्त कर ली थी। पिछली शताब्दी के अंत के आसपास और हमारी अपनी शताब्दी में उसने गहन मनोविज्ञान अथवा मनोविश्लेषण का विकास किया। आप मुझे ये स्पष्ट करेंगे? ठीक है, मनोविश्लेषण सामान्य रूप से मानव मन का वर्णन है और इसके साथ ही साथ यह स्नायु संबंधी और मानसिक विकृतियों का उपचार भी है। मेरा इरादा तुम्हें फ्रायड या उसकी रचनाओं की पूरी तस्वीर दिखाना नहीं है, किंतु उसके अचेतन के सिद्धांत को समझना मानव को समझने के लिए जरूरी है। आप तो मुझसे पहले बुझा रहे हैं, आगे चलें। फ्रायड मानता था कि मनुष्य और उसके परिवेश में निरंतर एक तनाव रहता है। विशेषता एक तनाव या पारंपरिक विरोध उसकी अपनी जरूरतों और प्रवृत्तियों तथा समाज की मांगों के बीच। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि फ्रायड ने मानव प्रवृत्तियों को ढूंढ निकाला। यह खोज उसे प्रकृतिवादी धाराओं का महत्वपूर्ण प्रणेता बनाती है, जो 19वीं शताब्दी के अंत में अग्रणी बनती जा रही थी। मानव प्रवृत्तियों से हमारा अभिप्राय क्या है? इसी तरह मनोविश्लेषण रोगी की सहायता से रोगी के मन की अंधेरी परतों में और गहरे जाकर उन अनुभवों को प्रकाश में ला सकता है जिन्होंने रोगी में मानसिक प्रवृत्ति को पैदा किया है। क्योंकि फ्रायड के अनुसार हम अपने सारे अनुभवों की स्मृतियों को अपने भीतर इकट्ठे करते रहते थे। विश्लेषक संभवतः उस दुखद पीड़ादायक अनुभव को खोज करता है और जिसे रोगी ने कई वर्षों तक छिपाने का प्रयास किया है, किंतु जो भी नीचे दबे पड़े रहते हैं, रोगी के संसाधनों को कुरेदते हैं, मानसिक आघात के अनुभव को चेतन मन में लाकर और इसे रोगी के सामने लाकर वह रोगी को उसे समाप्त कर देने और फिर से ठीक हो जाने के लिए सहायता कर सकता है। जब हम दुनिया में आते हैं तो हम अपनी शारीरिक और मानसिक जरूरतों को सीधे सीधे और बिना किसी हिचक या लज्जा के जी लेते हैं। हमें दूध नहीं मिलता तो हम रोते हैं और हो सकता है कि हमारी लंगोटी भीगी होने पर भी हम रोते हों। हम शारीरिक संपर्क और शारीरिक गर्माहट की अपनी इच्छा को भी सीधे व्यक्त कर देते हैं। फ्रायड इसे प्लेजर प्रिंसिपल, सुख का सिद्धांत कहता है। हमारे अंदर ईड नवजात शिशु के रूप में हम ईड के अलावा और कुछ नहीं है। हम अपने वयस्क जीवन में और सारे जीवन भर ईड या सुख का सिद्धांत साथ लिए चलते हैं, किंतु धीरे धीरे हम अपनी इच्छाओं को अनुशासित करना और अपने आसपास के समन्वय बनाना सीख लेते हैं। यथार्थ सिद्धांत, रियलिटी प्रिंसिपल के संबंध में हम अपने सुख सिद्धांत का नियमन करना भी सीख लेते हैं। फ्रायड की शब्दावली में हम ईगो या अहम का विकास करते हैं, जिसका काम यह नियमन है। हालांकि हमें कुछ चाहिए, कुछ चीज की जरूरत है, हम केवल तब तक पड़े और चिल्लाते नहीं रहते जब तक हमारी जरूरत की चीज हमें मिले। फ्रायड ये दावा करता है कि अनुचित इच्छाएं बचपन के प्रारंभिक चरणों में ही स्वयं को प्रकट कर देती हैं। हमारे सभी अनुभव हर समय हमारे सामने चेतन रूप में विद्यमान नहीं होते। फ्रायड ऐसी स्थितियों या अवस्थाओं को चेतनपूर्ण कहता था जिन्हें हमने सोचा था या अनुभव किया था और जिन्हें यदि हम उन पर मन लगाएं तो उन्हें याद कर सकते हैं। उसने अचेतन शब्द उस मानसिक अनुभव और इच्छाओं के लिए
आरक्षित रखा जिन्हें हमने दबा दिया था, यानी उस समय के अनुभव जिन्हें हमने अप्रिय, अनुचित या घृणित समझकर भूल जाने का प्रयास किया है। यदि हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं या चाह हैं जिन्हें चेतन सहन नहीं कर सकता, अति अहम उन्हें झाड़कर नीचे डाल देता है। यह प्रक्रिया सब स्वस्थ व्यक्तियों में भी कार्यरत है, किंतु कुछ लोगों के लिए अप्रिय या अप्रतिबंधित विचारों को चेतना से दूर रखने में इतना भयंकर तनाव होता है कि वे मानसिक रोगी हो जाते हैं। एक बिशप एक स्थानीय पुरोहित के यहाँ चाय के लिए आ रहा था। पुरोहित के बड़े परिवार में अच्छा व्यवहार करने वाली भली लड़कियां थीं। बिशप की नाक कुछ असाधारण रूप से लंबी थी। लड़कियों को ढंग से बता दिया गया था कि वे किसी भी हालत में बिशप की नाक की कोई बात न करें, क्योंकि बच्चे लोगों के बारे में प्राय बिना सोचे समझे कोई भी टिप्पणी कर देते हैं, क्योंकि उनकी दमन प्रक्रिया पूरी तरह विकसित नहीं होती। बिशप साहब आ गए। खुशनुमा लड़कियों ने भरसक प्रयास किया कि उसके नाक के बारे में कोई टीका टिप्पणी न हो। उन्होंने तो यहाँ तक कोशिश की कि इसे देखें तक नहीं और भूली रहें, किंतु वे सारे समय इसी के बारे में सोच रही थी। और तब उनमें से एक को जरा चीनी आगे पकड़ाने के लिए कहा गया। उसने सम्माननीय बिशप की ओर देखा और बोले, क्या आप चीनी अपने नाक से लेते हैं? ओह, कैसी बेवकूफ़ी! दूसरी चीज़ तो जो हम कर सकते हैं वह तार्किकीकरण है, जिसका अर्थ है कि जो हम करते हैं उसका वास्तविक कारण न तो स्वयं अपने को और न दूसरे को ही हम देते हैं या बताते हैं, क्योंकि वास्तविक कारण अस्वीकार्य है। फ्राइड का दावा था कि हमारा दैनिक जीवन इस प्रकार के अचेतन प्रक्रियाओं से भरा पड़ा है। हम किसी खास आदमी का नाम भूल जाते हैं तो हम बोलते समय अपने कपड़ों को टटोलते हैं या कमरे में रखी हुई चीज़ों को बेमतलब इधर से उधर रखना शुरू कर देते हैं। हम शब्द भी टटोलते रहते हैं तथा जबान और कलम की भी कभी-कभी ऐसी चूक करते हैं जो बिल्कुल मासूम दिखाई देती है। फ्राइड का मत यह था कि ऐसी चूकें न तो इतनी आकस्मिक हैं और न ही इतनी मासूम जितनी हम सोचते हैं। हमारे ऐसे अनाड़ी काम वास्तव में हमारी अत्यंत गोपनीय इच्छाओं और भावनाओं को उजागर कर सकते हैं। अब से आगे मैं अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखूंगी, सोफी बोलती है। तुम यदि ध्यान भी रखोगी तो भी तुम अपने अवचेतन मनोवेगों से बच नहीं सकती। कला इसी में है कि मनोवृत्तियों को अचेतन में दफनाने से के अधिक प्रयास न किए जाएं। यह तो किसी जलपक्षी के घोंसले बनाने के रास्ते को बंद कर देने जैसा है। यह सुनिश्चित है कि चिड़िया अपना घोंसला बाग में दूसरी जगह बना लेगी। वास्तव में स्वस्थ काम यह होगा कि चेतन और अवचेतन के बीच दरवाजे को थोड़ा खुला रखा जाए। यदि आप इस दरवाजे पर ताला डाल देते हैं तो आप मानसिक बीमारी के शिकार हो जाएंगे। ऐसा ही है। फ्राइड ने एक तकनीक विकसित की कि जिसे वह फ्री एसोसिएशन कहता था। दूसरे शब्दों में वह एक रोगी को आराम से लेटने और कुछ भी बोलने के लिए कहता था जो उसके मन में आए। रोगी की बात कितनी भी असंगत, अनियमित, अप्रिय या असमंजस में डालने वाली लगे, इससे कोई मतलब नहीं है। विचार यह था कि मानसिक आघात के अनुभव पर जो ढक्कन या नियंत्रण लगा दिए गए हैं और जो वर्षों से पड़े-पड़े मजबूत हो गए हैं, उन्हें तोड़कर हटा दिया जाए, क्योंकि ये मानसिक आघात ही थे जो रोगी को चिंता का कारण बने हुए थे। ये हमेशा कार्यशील रहते हैं, सिर्फ चेतन रूप में नहीं। किसी भी चीज़ के बारे में जितनी कोशिश आप भूलने की करते हैं, उसके बारे में अचेतन रूप से आप उतना ही अधिक सोचते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही बात है। यही कारण है कि अचेतन से आने वाले संकेतों के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। फ्राइड के अनुसार अचेतन तक जाने का सही रास्ता हमारे सपने हैं।
चलिए, ये लेसन मैंने शॉर्ट में बताया है और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।